आपको गोशगुजार कर देता हूँ कि मैंने एक्चुअली फिजियोलॉजी जब मैं अपना लेक्चर रीड कर रहा था तो उसमें जो चीज़ समझ आई वो ये थी कि जो फिजियोलॉजी है वो एक्चुअली बीएससी में एक डिफरेंट टॉपिक से आई हुई है। बीएससी या ऐसे इस तरह कह लें कि एचईसी की तरफ से जो पहले 4 सेमेस्टर का सिलेबस होता है, जो बीएससी का सिलेबस होता है, उसमें ज़रा डिफरेंट अंदाज से आई हुई होती है। तो यहाँ पर जो बात हमने जहन में रखनी है वो ये है कि एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो फिजियोलॉजी नहीं है, हमारा टारगेट एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन है, जिसको एक्चुअली हम फिजियोलॉजी ही कहते हैं। बट हमारा जो टारगेट है वो फिजियोलॉजी ही है, लेकिन क्योंकि हमारे एचईसी कोर्स की तरफ से वो जो सिलेबस है उसको एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन कहा गया है, तो हम उसको एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन की सूरत में ही देखेंगे। जी, हैंडरेज गैलेक्सी J5 प्राइम जी, अपना नाम सही लिखा करें। आप बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? गैलेक्सी J5 प्राइम के नाम से किनका अकाउंट है? चलें बहरहाल। अच्छा, तो अब इसमें ये ऐसे है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जो है कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जिनको हमने जो है वो स्टडी करना है, क्योंकि ये मेरा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उसके बाद फिर मैं जो है वो लेकर आगे चलूँगा बाकी चीज़ों को। जी, आवाज़ मेरी नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि मैं तो आवाज़ ऑन कर चुका हूँ। और कोई है जिनको आवाज़ नहीं आ रही? जी, उमेरा ज़रा इनको गाइड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है, थोड़ा-सा मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ इस चीज़ को फेसबुक के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास जो ऑलरेडी बुक्स मौजूद हैं उनमें हम फिजियोलॉजी या एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन फर्स्ट ईयर में यहाँ से पढ़कर आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सेकेंड ईयर की बुक, तो सेकेंड ईयर की बुक में हमने जो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन है वो इतना पोर्शन हमने एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप एक दफ़ा अपना खुद जायज़ा लें तो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन हमें खुद भी नहीं आता होता, चाहे वो एफएससी का ही क्यों ना हो। चाहे वो एफएससी का ही क्यों ना हो, हमें वो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन की चीज़ें वो सारी की सारी नहीं आ रही होती। तो जो मेरा इरादा है लेकर चलने का चीज़ें वो ये है कि मैं कुछ इन चैप्टर्स को भी लेकर चलूँगा। हम हो सकता है कि हम बेसिक्स यहाँ से पिक कर लें और उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड जो है वो मूव करते जाएं बाकी बुक्स के ऊपर। बाकी बुक्स के हवाले से आप लोगों को आपका जो गूगल क्लासरूम है उसमें काफ़ी हद तक पता लग चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये बुक है जो कैम्बल की बुक है। दिस इज कैम्बल्स बुक और ये आपका जो टॉपिक मौजूद है विच इज एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, ये मौजूद है, ठीक है। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन जो है इसमें अब आपने देखना है कि जो जितनी भी एडवांस एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन है, जितनी भी हमने देखना है कि जो एनिमल्स में जो ऑस्मो रेगुलेशन है, होम्योस्टेसिस है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल पर हमें किसमें जो है वो दिख सकती हैं। कैम्बल की बुक जो कि आपके सामने ओपन है, इसका यूनिट 7 है। ये इसके चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सॉरी ये वाला, हाँ जी बिल्कुल, ये जो चैप्टर्स हैं, इवन इम्यून सिस्टम भी इसी में आता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोन्स, एनिमल प्रोडक्शन, यहाँ तक। उसके बाद न्यूरॉन्स एंड साइनेप्स, एनिमल डेवलपमेंट फॉर्म एंड फंक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, वो आप फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ा करते। फिर इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, इस बुक के ये चैप्टर्स हैं और ये वो चैप्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरह बाकी बुक्स में भी मौजूद हैं। मैं अगर आपको दूसरी बुक्स दिखाऊं तो ये देखिए आपके पास ये हिकमैन की बुक मौजूद है। मैसेजेस आ रहे हैं जी? नहीं, मेरी डिवाइस जो है वो ये डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ ही ऑडियो कनेक्टेड है। आप देखिएगा ऑडियो की शायद प्रॉब्लम आपकी तरफ है, क्योंकि मोस्टली लोगों को तो जो है वो साउंड क्लियर है। तो ये हिकमैन की बुक है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज हिकमैन। और हिकमैन में जो पोर्शन आपने पढ़ना है वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन, बल्कि इसको भी आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि इम्यूनिटी आप और जगह से पढ़ रहे हैं। आप इतना पोर्शन जो है वो एक्चुअली पढ़ेंगे हिकमैन से।
और उसके अलावा अगर मैं आपसे शेयर करूं मिलर हार्ले के कंटेंट, तो मिलर हार्ले के जो कंटेंट्स हैं वो ये मौजूद हैं यहाँ पर, ये वाले, ठीक है। ये आपके पास इसको छोड़ के जितने नीचे यहाँ तक कंटेंट्स हैं, इसमें भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं आएगा। डेवलपमेंट एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन यानी फिजियोलॉजी में आप उस तरह नहीं पढ़ते, वो एक टोटली सेपरेट टॉपिक हुआ करता है। तो ये एक तो जो आपसे मैं ये बुक्स का तारुफ दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात जो अब आप लोगों से यहाँ पर मैंने करनी है, मैं कोई पावर पॉइंट स्लाइड यूज नहीं करूंगा, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड यूज नहीं होंगी। जिस तरह मेरा ख्याल है सर नवीद भी जो हैं वो अपना एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो भी बुक से पढ़ाते हैं, मेरा भी जो मेथड है वो बुक के थ्रू होगा और आप लोगों को जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मिल जाया करेगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि बुक से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। पावर पॉइंट स्लाइड में हमेशा लिमिटेड डाटा होता है, याद रखिए। जब भी पावर पॉइंट स्लाइड के जरिए आप पढ़ते हैं तो वो जो लिमिटेड डाटा होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर एक थॉरोली किसी टॉपिक को पढ़ना है तो पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हुआ करती हैं, उसके लिए बुक लाजमी कंसल्ट करनी होती है। तो बेटर यही है कि हम एक टारगेट सेट कर लें कि हमारी जो बुक है वो ये वाली है। उसके बाद आप लोग भी वो बुक देखते रहेंगे, मैं भी वो बुक देखता रहूंगा। हम में से इस वक्त टीचर कोई नहीं है एक्चुअली, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन की सूरत में एक दूसरे के सामने आए हुए हैं। तो अगर यही काम कोई और करता है तो सौ बिस्मिल्लाह, वरना मैं सिर्फ इस वक्त क्या काम कर रहा हूँ कि मैं इन्हीं बुक्स में से, ये जो 4-5 बुक्स मैंने आपको शो करवाई हैं, मैं इन्हीं बुक में से आपके साथ जो है वो डिफरेंट पॉइंट शेयर करता रहूंगा। इसमें जो बुक्स हमारा मेन कंसर्न रहेगी वो हिकमैन है। यही बुक जो इस वक्त आपके सामने ओपन हुई हुई है, यही बुक हमारा मेन कंसर्न रहेगी। अदरवाइज मैं मिलर हार्ले को कंसल्ट करूंगा, लेकिन मिलर हार्ले में मुझे जो एक चीज बड़ी ऑकवर्ड लगी वो ये थी कि एक्चुअली ये जो फॉर्म एंड फंक्शन है एनिमल्स का, इसका स्टार्ट होना चाहिए होम्योस्टेसिस से। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मिलर, ये जो हिकमैन है, इसमें फॉर्म एंड फंक्शन का आगाज ही होम्योस्टेसिस से, क्योंकि फिजियोलॉजी जब तक आपने होम्योस्टेसिस नहीं पढ़ी फिजियोलॉजी नहीं समझी जा सकती। होम्योस्टेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट इंतहाई स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर होम्योस्टेसिस क्लियर नहीं है, एक्लिमेटाइजेशन क्लियर नहीं है, देन आप यकीन करें कि आपको फिजियोलॉजी रटी तो जा सकती है, आप रट तो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं जो प्रेफर करूंगा वो हिकमैन की बुक है। उसके कंटेंट मुझे उस तरह पसंद नहीं आए, लेकिन साथ साथ हम देखते रहेंगे अगर हमें वहां से बेटर डायग्राम्स मिलते हैं। एक और बात जो आपसे मैंने शेयर करनी थी वो ये थी कि अगर आप एचईसी का अप्रूव्ड जो सिलेबस है बीएस का वो देखें तो एचईसी के सिलेबस के मुताबिक बहुत सी यूनिवर्सिटीज के पास जब सिलेबस आता है ना तो वो चेंज कर देती है, लेकिन एचईसी की आउटलाइन के मुताबिक जो सेमेस्टर 4 है उसमें एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 और एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 शामिल। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे, बाद में जाके वो चेंज कर देते हैं। शो में आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हमने जो चीज पढ़नी है, क्योंकि हमने पीपीएससी का पेपर देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी, यानी बीएस के पहले 2 सालों की बेस पर हमने पीपीएससी का पेपर देना होता है। जो बाद के 2 साल होते हैं जिनमें एडवांस सब्जेक्ट आते हैं, उनकी बेस पे पीपीएससी का पेपर कम से कम 17th ग्रेड का पेपर उन बाकी 2 सालों की यानी एमएससी की बेस पर 17th ग्रेड का पेपर जो है वो नहीं हुआ करता। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो है वो शो करवा देता हूँ। ये देखिए, ये सेमेस्टर 4 है। अगर आप नीचे आते हैं इसी में तो एनिमल फिजियोलॉजी आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ये देखें, ये कौन सा सेमेस्टर है, सेमेस्टर 7, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी आपको यहाँ पर भी मिलेगा सेमेस्टर 7 में, लेकिन ये वो वाली फिजियोलॉजी है जो गाइटन में हुआ करती है और उसका ताल्लुक हमारे पीपीएससी से नहीं है, ठीक है। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने जो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है वो असल में एचईसी के सिलेबस में फॉर्म एंड फंक्शन के नाम से मौजूद है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको फॉर्म एंड फंक्शन में एक चीज दिखाऊं, ये देखिएगा जी, ये सेमेस्टर 4 का की जो आउटलाइन है यहाँ पर मेंशन होगी। यहाँ नीचे सेमेस्टर 4 की जो हाँ आउटलाइन है, वहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो कंसर्न है वो कहाँ पर होगा, किन किन चीजों से होगा। ये सेमेस्टर 3 आ गया और सेमेस्टर 4 में ये इंग्लिश है। उसके बाद ये प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी,
रिकॉर्डेड जी, ये देखिए एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1, ठीक है। ये एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 है और इसमें एचईसी के मुताबिक जो जो चीज़ें शामिल होती हैं, हमारा कंसर्न बेसिकली वो सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये एचईसी की रिकमेंडेड बुक्स में भी मौजूद हैं और सिलेबस में भी मौजूद है। कम्युनिकेशन 1 विच इज़ नर्वस सिस्टम, पहला सिस्टम जो आपको मिलर हार्ले में भी नजर आएगा, ये देखिए कम्युनिकेशन 1, ठीक है, मिलर हार्ले में मौजूद है। उसके बाद देख लीजिए आपके पास कम्युनिकेशन 2 है जो कि हाँ बिल्कुल, ये सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं इसमें। और कम्युनिकेशन 3 जो है इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो आप देख लीजिए कम्युनिकेशन 2 ये मौजूद है, द एंडोक्राइन सिस्टम एंड केमिकल मैसेंजर। कम्युनिकेशन 1 में ही उसने नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम शामिल किया हुआ है और उसके बाद कम्युनिकेशन 2 जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने अपने तौर पर भी तैयारी करनी है तो याद रखिए कि ये जो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन का जो सिलेबस है ये आपके लिए इनफ है। इसी तरीके से ये देख लीजिए, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, टेम्परेचर एंड बॉडी रेगुलेशन होम्योस्टेसिस में आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये भी होम्योस्टेसिस में आ गया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी, मैंने आपको बताया कि ये होम्योस्टेसिस में या एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में या फिजियोलॉजी में हम ये चीज़ें जो हैं वो स्टडी नहीं करते। तो अब जो लेक्चर के आगाज में जो हमारा टारगेट सेट हो रहा है वो टारगेट हमारा ये है कि हमने अपनी बुक्स के किन किन चैप्टर्स को किन किन एंगल से टारगेट करना है। आप लोगों के पास सबसे बेटर चीज यही होती है कि आप सबसे पहले बुक्स को कंसल्ट करें। तो जो आपके पास बुक्स मौजूद हैं, ये 4 बुक्स सबके पास मौजूद होती हैं आमतौर पर जूलॉजी के स्टूडेंट के पास, बायोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2, हिकमैन और मिलर हार्ले, ये 4 बुक्स सबके पास मौजूद होती हैं। और ये जो आपके पास सब कुछ मौजूद है इस लिहाज से इन 4 बुक्स में जितना कुछ गिवन है वो इनफ हुआ करता है। इसलिए आप किसी भी आखिरी बात पे आता हूँ, जो इंट्रोडक्शन की जो आखिरी बात मैंने करनी थी वो ये थी कि आप किसी भी लेक्चर में या किसी भी ऐसी चीज में कोई ऐसी बात एक्सपेक्ट ना करें कि फॉर एग्जांपल आपने बीएस कर लिया है या आप एमफिल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बड़े ही थोड़े थोड़े लेवल पे आके बातें रोक दी जाती हैं, कंप्लीटली बात को डेप्थ में नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको एमएससी लेवल की डेप्थ रिक्वायर नहीं है। आपको जो डेप्थ रिक्वायर्ड है वो आपके पास यहाँ पर ये जो आपके सामने फाइल खुली हुई है एचईसी के सिलेबस में, इतनी ही डेप्थ रिक्वायर्ड है और ये भी इनफ है अगर ये याद रह जाए बीपीएससी के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो, और 5वीं बुक जो इस वक्त आपके सामने खुली हुई है वो है कैम्बल। कैम्बल की बुक बहुत आउटक्लास है, बहुत जबरदस्त है। इसको मैं आमतौर पर दर्जा दिया करता हूँ, ये एफएससी और बीएस लेवल को बैलेंस करती है। एफएससी और बीएस लेवल में खास तौर पे पहले 2 साल के जो हैं, बीएस के पहले 2 साल हैं, उस दौरान जो है अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को पढ़ता है तो ये इस लेवल को बैलेंस करती है। तो बुनियादी तौर पर हमारे जो हैं वो ये टारगेट्स होंगे। एक मैन का मैंने आपको बताया कि ये वाला जो यूनिट है एक्टिविटी ऑफ लाइफ वाला, इसमें पहला 31st चैप्टर छोड़ के बाकी इम्यूनिटी से ऊपर ऊपर तक 32nd से लेकर 36 तक ये हमारा एनुअल फॉर्म एंड फंक्शन का जो बेसिक कंसर्न होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये चंद एक बातें एक तो आपसे करनी थी। उसके अलावा जहां तक बात है जी 16% ये आप में से किसी का कुछ सवाल है तो बोलने लगा था कुछ? अच्छा जी, तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो हमने जहां से बात शुरू करनी है यानी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। तो ऐसे है कि यहाँ पर हम आगाज करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल है इस चींटी की। ये चींटी सहरा में फिरती है और ये सहरा में ऐसी जमीन के ऊपर ऐसे टाइम में फिरती है जब उस जमीन का जो टेम्परेचर होता है वो अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पे होना क्या चाहिए कि इस जैसा छोटा सा कीड़ा अगर इस जमीन पर आए
तो उसको पिघल जाना चाहिए। इतनी गर्मी से उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जानी चाहिए, उसकी पूरी बॉडी में से वाटर को रिमूव हो जाना चाहिए, उसकी प्रोटीन डीनेचर हो जानी चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन ये स्कैवेंजर एंट ऐसी एंट है जो कि 60 डिग्री वाली जमीन के ऊपर अच्छी खासी स्पीड पे भागती फिरती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू इट्स फॉर्म। अब यहां से जरा इस बात को बड़े तरीके से लेकर चलें। जिसके पास सूटेबल स्ट्रक्चर होगा वही फंक्शन करेगा, जिसके पास सूटेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा वो फंक्शन नहीं करेगा। इसी पॉइंट को अगर लेकर चलें तो ये चूंटी सहरा की जमीन पर जब तेजी तेजी भागती है, 1 मीटर फी सेकंड, इसकी जो आपको लेग्स नजर आ रही हैं इतनी लंबी लंबी, ये जो आपको इतनी बड़ी बड़ी जो है वो इसकी लेग्स नजर आ रही हैं, ये लेग, इसमें आपको एक चीज और क्या मिलेगी, इसमें आपको यस स्ट्रक्चर लीड्स टू फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट रेज किया आपने। यहां पर देखिए कि एक तो इसकी लेग यहां तक थिक है, उसके बाद ये जो लेग है ये थिन होती चली जाती है। दिस लेग हैज स्पेशल इंसुलेशन। एक तो इस लेग में स्पेशल इंसुलेशन मौजूद है, दूसरा इसका सरफेस एरिया इतना नहीं है कि ये उस उठती गर्मी को ट्रांसफर करे पैरों में और पैरों से लेग्स में। तीसरा इसके जो लेग्स हैं उनका फासला देखें मेन बॉडी से। ये तीन चीजें आप देखें, नंबर 1 साइज, नंबर 2 थिकनेस और नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। ये जो साइड पे लेग्स हैं इसका फायदा क्या है कि बॉडी से जितनी साइड पर लेग्स होंगी उतना ही, और बॉडी जमीन से उठी हुई है, ये पेट जमीन से लगाकर नहीं चल रही। अगर ये हमारी चूंटियों की तरह पेट जमीन से इतनी करीब करके चलती तो यकीनन इसका सारा स्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका होता। तो जो बात यहाँ पर मैं करने लगा हूं वो क्या है कि जो फॉर्म का डायरेक्ट ताल्लुक फंक्शन से होता है। एवरी फॉर्म लीड्स टू फंक्शन, एवरी प्रॉपर स्ट्रक्चर लीड्स टू करेक्ट फंक्शन। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता तो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल इसकी कोई भी ले आए आप, सिर्फ अपने, मैं तमाम बातें छोड़ देता हूं, मैं पूरी बॉडी की बात छोड़ देता हूं, सारी एग्जांपल्स छोड़ देता हूं, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पे आ जाएं। स्केलेटल मसल की शेप क्या होती है जी? अरे आप आंसर कीजिएगा, स्केलेटल मसल की शेप कैसे होती है? माइक ऑन करके आंसर कर दें, चैट कर दें, कुछ भी कर दें। जी हमारा जो अभी ये 2 जवाब आए हैं, स्केलेटल मसल ये स्ट्राइएटेड होती है, फिब्रस फिब्रस टिश्यू नहीं है, मसल टिश्यू अलग होता है जी। स्केलेटल मसल की शेप होती है साइलेंड्रिकल, और इस साइलेंड्रिकल शेप में क्या मौजूद होते हैं? सार्कोमियर। और ये जो साइलेंड्रिकल शेप होती है ये थ्रू आउट द मसल मौजूद होती है। जितना लंबा मसल होगा उतना ही एक साइलेंडर एक साइड से शुरू होगा। फर्ज करें इतना लंबा मसल है, एक साइड से शुरू हुआ है, इस साइड पर खत्म हुआ है। मसल की इस शेप में यानी साइलेंड्रिकल शेप में, और सार्कोमियर अगर उसके अंदर मौजूद ना हो तो वो जी मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्राइएटेड। अगर सार्कोमियर उसके अंदर मौजूद नहीं होते और वो साइलेंडर पूरा मसल के अंदर नहीं होता तो वो स्केलेटल मसल नहीं कहला सकता, वो स्केलेटल मसल के तौर पर फंक्शन नहीं कर सकता। एक हमने बात किसकी की है? मैंने स्केलेटल मसल फाइबर की बात की है, स्केलेटल मसल फाइबर। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं स्केलेटल मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ और स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर अगर सिलेंड्रिकल ना हो तो इसका मतलब है स्केलेटल मसल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ये एक सेल की बात हो रही है। मसल फाइबर इज अ सिंगल सेल। याद रखिए जब भी बात आएगी मसल फाइबर तो उसका मतलब है मसल सेल। और अगर उस मसल सेल का स्ट्रक्चर अपने फंक्शन के मुताबिक नहीं है तो वहां फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जी हमारी बॉडी में कौन कौन से मसल्स होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं? हार्ट मसल, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाए जिस तरह स्केलेटल मसल होता है, या स्मूथ मसल अगर स्केलेटल मसल की शेप में आ जाए तो वो स्मूथ मसल वाला फंक्शन नहीं कर सकता। फॉर्म एंड फंक्शन का ये ताल्लुक है।
मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका मैंने खुद ही आंसर कर दिया अनफॉर्चुनेटली, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई स्टडी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म और फंक्शन को इकट्ठे पढ़ना क्यों जरूरी है, वो आपके सामने जवाब आ चुका है। अगर फॉर्म नहीं तो फंक्शन नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन अ फॉर्म एंड अ फंक्शन, ये कैसे निकली है। फॉर्म, एक मिनट, इसको एक और अंदाज में लिखें। फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एनी एनिमल इज रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म चेंजेस ऑफ एवोल्यूशन। याद रखिए, किसी भी इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म कब रहने के काबिल होता है, जब नेचुरल सिलेक्शन उसको प्रेफर करती है। तो अगर वो जो मैंने एक इस एंट की एग्जांपल दी है, अगर ये एंट अपने इन्वायरमेंट से वेल अडेप्टेड ना हो, तो आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन हर उस जेनेटिक मटेरियल, हर उस फिनोटाइप को उड़ाकर रख देती है जो फिनोटाइप अपने इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड ना हो। और अगर इसका क्या मतलब हुआ, फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप के बारे में हम कहते हैं ना, फिनोटाइप इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन का क्या मतलब है कि जीन एक खास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, और जब वो जीन खास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा तो वो फॉर्मेशन क्या करेगी, वो फॉर्मेशन वो वाला फंक्शन करेगी। तो याद रखिए, जब तक एवोल्यूशन फेवर कर रही है एक एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में जिंदगी गुजार रहा है, वो सरवाइव कर रहा है। जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन पलटा खाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, या अब उल्टे अंदाज में बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन उसकी फॉर्म पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि जो अब हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। कोई मुझे फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बताएगा, फिर मैं अपना सेंटेंस पूरा करता हूँ पिछला। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। सिंपल सी है, चैट ओपन करने जी। स्टडी ऑफ फंक्शन। मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू करने के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक्चुअली जब मैंने कहा था कि मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इसका क्या मतलब था। इसका मतलब ये था, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। एग्जैक्टली, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ये इन्होंने अपना नेम नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मैंने कहा था कि नेम अपना लिखें। ओप्पो जिनका नाम है, उन्होंने जो है वो सही आंसर किया है। और वो क्या है कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अगर इसी को मैं डिफरेंट अंदाज में कहूं कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गन, तो हमारे पास वो दोनों वर्ड एक डेफिनेशन में आ जाते हैं कि जिस ऑर्गन की जैसी फॉर्मेशन होगी वो ऑर्गन वैसा ही फंक्शन करेगा। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी असल में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और उसके बारे में सबसे पहली चीज जानने की दो चीजें हैं। एक तो हमने फॉर्म एंड फंक्शन पता कर लिया, पहली बात। दूसरी चीज जो फिजियोलॉजी में मैंने बताया, जी कोई क्वेश्चन कर रहा है, अपना माइक ऑफ कर दें। अगर आप गुफ्तगू फरमा ही रहे हैं तो माइक ऑफ कर दें काइंडली। जी, फिजियोलॉजी का दूसरा प्रिंसिपल है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मैं डिटेल में कल बताऊंगा। मैंने आज जो है वो 5:30 तक का ही टाइम रखा था। होम्योस्टेसिस, और उसके बाद एक चीज और जो आप करेंगे वो है एक्लिमेटाइजेशन। ये मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है एक्लिमेटाइजेशन का, लेकिन स्टिल जो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर फॉर्म एंड फंक्शन का ताल्लुक आपस में ये होता है, और इस अंदाज में हमने सारी चीजों को लेकर चलना है। हाँ, आगे आगे हम क्या देखेंगे, आगे आगे हमारा ज्यादातर फोकस फंक्शन पे होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा असल में जो है वो फंक्शन से ताल्लुक है। हम फॉर्म्स को साथ साथ देखेंगे, लेकिन आप लोगों के जहनों में ये बात बैठी होनी चाहिए। ये बात पहले दिन बता देने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के जहनों में पहले दिन से ये बात बैठी होनी चाहिए कि असल में ये जो फंक्शंस हैं ये तभी पॉसिबल हुए हैं जब उस ऑर्गन की प्रॉपर फॉर्मेशन हुई है। जी हजरत।
एनी क्वेश्चन? पंद्रह इंक्लूडिंग मी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने आपके पास जो सिलेबस है ना जोलॉजी का, वो भी आप ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा। सॉरी दोबारा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ कि आपके पास जो सिलेबस है ना जोलॉजी का, वो जी जी आप जो गूगल क्लासरूम है ना, आप उसमें भी अपलोड कर दीजिएगा, और टाइमिंग आप अपनी मतलब बता दें कि मतलब कौन जी से ठीक है। टाइम है, और आप रेगुलर क्लास लेंगे या मतलब वीक में 3 दिन या 4 दिन लेंगे। नहीं मेरा, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ना असल में मेरी मॉर्निंग में भी ऑनलाइन क्लासेस हैं रिकॉर्डिंग कॉलेज ऑफ में। कर दें भले, रिकॉर्डिंग ऑफ सॉरी, कर दें, मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें ताकि अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं।